नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह भदौरिया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A1 कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मुगल वंश को, मुगल साम्राज्य को। ठीक है, मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई और ये मुगल वंश भारत में चलेगा 1857 ईस्वी तक। ठीक है ना। तो ये 1526 से लेकर 1707 तक का जो पीरियड है, इसमें हम 6 राजाओं को पढ़ेंगे, 6 रूलर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और 1707 से 1857 तक का ये पीरियड है, इसमें हम 11 किंग्स यानी 11 राजाओं को पढ़ेंगे, 11 सुल्तानों को पढ़ेंगे। 1526 से 1707 ईस्वी तक का जो पीरियड है उसको हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे, मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे, इसलिए हम पहले इस पीरियड को पढ़ेंगे। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में स्थापित करेगा मुगल वंश को, जो 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक स्वयं राज करेगा। अब अगर हम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बात करें कि ये बाबर आया कहां से था, तो बाबर के बारे में अगर बात करें तो जिस बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को तुर्की में एक जगह है फरगना, तुर्की के फरगना में हुआ। कहां पर हुआ? तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को इसका जन्म तुर्की के फरगना नामक स्थान पर हुआ। इसके पिता उमर शेख मिर्जा, ठीक है, यही फरगना के रूलर थे, फरगना के शासक थे। इसके पिता उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर के वंशज थे। किसके वंशज थे? तैमूर के वंशज थे। हम सभी जानते हैं कि बाबर तैमूर और चंगेज दोनों का वंशज है, क्योंकि तैमूर, वो जो बाबर है वो पिता की साइड से तो तैमूर का चौथा वंशज है, पिता की साइड से तो वो तैमूर का चौथा वंशज है, लेकिन माता की साइड से इसकी माता जो थी, इसकी मदर जो थी कुतुलुज निगार बेग, इसकी माता का नाम था कुतुलुज निगार बेग या कुतुलुज निगार खानम भी बोलते हैं, या बेगम कुतुलुज निगार बेग। ठीक है ना। ये अपनी माता की साइड से ये मंगोल शासक चंगेज खां, मंगोल शासक जिसकी हमने बात की थी, मंगोल शासक चंगेज खां का 14th है ना, 14वां वंशज था। तो ये पिता की साइड से तो तैमूर का वंशज था, चौथा वंशज था, लेकिन ये माता की साइड से चंगेज खां का वंशज हुआ करता था। ठीक है, इसकी अगर जाति की बात करें तो यह चगताई वंश का था। यह तुर्की के चगताई वंश का रूलर था। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद इसके जो पिता थे उमर शेख मिर्जा। जब बाबर महज 11 वर्ष का था, सिर्फ 11 साल का था ये बाबर, 11 वर्ष का था, और जब ये 11 वर्ष का था तो इसी दौरान मृत्यु हो गई इसके पिता उमर शेख मिर्जा की। और जब इसके पिता की मृत्यु हो गई, उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, तो उमर शेख मिर्जा के बाद फरगना की गद्दी पर बैठना पड़ा किसको? बाबर को। तो ये महज 11 वर्ष की उम्र में यानी 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठ गया कौन? बाबर। ठीक है ना। 1494 ईस्वी में ये फरगना की गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन इसके आसपास के जो रूलर्स थे, उन रूलर्स को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जानते थे कि महज एक बालक है बाबर, और उन्होंने इस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और बाबर इतना कुशल तो था नहीं कि वो उनका सामना कर पाता, और इसे वहां से भागना पड़ा। ठीक है, यानी 1494 ईस्वी में बाबर को फरगना छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां के आसपास के रूलर्स ने इस पर अटैक कर दिया था। तो ये फरगना छोड़कर जाता कहां? तो इसलिए इसने 1494 ईस्वी में तुर्की में एक जगह है समरकंद, जहाँ का रूलर हुआ करता था तैमूर, और उस समरकंद में इसी बाबर के फैमिली के यानी बाबर के परिवार के लोग ही रूल कर रहे थे, लेकिन
इसने समरकंद पर ही अटैक कर दिया 1494 ईस्वी में और स्वयं समरकंद पर शासन करने लगा। इसने समरकंद को जीत लिया और समरकंद पर शासन करने लगा ये बाबर। ठीक है, समरकंद पर शासन करने लगा। 1494 से 1502 ईस्वी तक यानी लगभग 8 वर्षों तक तो ये समरकंद पर शासन करता रहा, रूल करता रहा। लेकिन 1502 ईस्वी में इस पर एक अटैक किया गया। इसने एक युद्ध लड़ा जिसको कहते हैं सरेपुल का युद्ध, सरेपुल का युद्ध, बैटल ऑफ सरेपुल। और इस पर जो अटैक किया था, ये युद्ध हुआ था इसका एक उज्बेक शासक जिसका नाम था शैबानी खान, एक उज्बेक शासक जिसका नाम था शैबानी खान। इस शैबानी खान वर्सेस बाबर ये युद्ध हुआ और इस युद्ध में बाबर बुरी तरह पराजित हुआ, यानी बाबर हार गया, बाबर पराजित हुआ और इसको मजबूरन इस समरकंद से भी भागना पड़ा क्योंकि शैबानी खान ने इसे हराकर समरकंद से भगा दिया। और 1502 ईस्वी में निराश हताश बाबर समरकंद से अब निकल गया और उसे कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो ये समरकंद से अब ये आगे बढ़ेगा अफगानिस्तान की तरफ। कहाँ की तरफ? अफगानिस्तान की तरफ। और ये 1504 ईस्वी में अफगानिस्तान के काबुल और कंधार पर आक्रमण करेगा। 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में इसने अफगानिस्तान के काबुल व कांधार पर आक्रमण कर दिया और काबुल और कांधार को जीतकर, काबुल को राजधानी बनाकर, काबुल को कैपिटल बनाकर ये वहां पर राज करने लगा। अभी तक बाबर को नहीं लग रहा था कि वो स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर काबुल में राज करने के बाद उसे लगा कि अब मैं स्थायी रूप से यहाँ पर राज कर सकता हूँ, अब मैं स्टेबल हो गया हूँ। इसीलिए 1507 ईस्वी में इसने अपने आप को बादशाह या पादशाह की उपाधि दी अपने आप को। और जब ये उपाधि दी यानी टाइटल था, तो इसके नाम के आगे लगने लगा। पहले तो इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर शेख मिर्जा, क्योंकि इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। तो जो इसके नाम के साथ शेख मिर्जा जुड़ा हुआ था, इसने वो शेख मिर्जा हटाकर अब इसका नाम हो गया जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर और बादशाह, क्योंकि बादशाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी। ठीक है, 1507 ईस्वी में इसने ये उपाधि धारण की। वहां पर सब कुछ सही तरीके से चल रहा था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि काबुल का जो एरिया है वो अत्यधिक खेती वाला नहीं है ना, अत्यधिक उपजाऊ एरिया नहीं है। इसलिए बाबर को वहां दिक्कत होने लगी क्योंकि इसकी सेना बढ़ रही थी, ये अपनी सेना का विस्तार कर रहा था और उस सेना के भरण पोषण के लिए वहां पर अनाज की जरूरत थी, खाने पीने की जरूरत थी, वहां पर संसाधन ज्यादा नहीं थे। इसलिए बाबर यानी काबुल में बाबर को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ा, यानी इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खतरे में आ गई, है ना। यानी अपनी सेना को ये सही से खिला पिला भी नहीं पा रहा था। इसलिए इसने अब भारत पर आक्रमण करने का सोचा। इसने कहा कि भारत पर आक्रमण किया जाए, क्योंकि ये सुनते आया था कि बहुत सारे रूलर्स ने सिंध और कश्मीर पर आक्रमण किया और बहुत सारा धन लूटकर वापस चले गए। तो इसने भी वही प्लान बनाया कि मैं सिंध और कश्मीर पर अटैक करूंगा और सिंध और कश्मीर से बहुत ज्यादा सोना, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया ही कहा जाता था और भारत में बहुत ज्यादा धन था, इसलिए भारत को लूटने का इसने प्लान बनाया। और इसने भारत में पहली बार 1519 ईस्वी में इसने भारत पर पहला अटैक किया, जिसको हमने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। 1519 ईस्वी में बाबर का होता है भारत पर प्रथम आक्रमण, जो इसने बाजौर नामक जगह पर किया और बाजौर के भेरागढ़ किले पर किया। जब हमने पिछली क्लास में इब्राहिम लोदी को पढ़ा था, उसी में भी मैंने ये बात बताई थी कि जब इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था 1517 ईस्वी में, और 1519 ईस्वी में उसी के शासनकाल में बाबर ने पहला आक्रमण किया था बाजौर के भेरागढ़ किले पर, और यहाँ से बहुत सारा लूटपाट करके वो वापस चला गया। ठीक है ना। और यहाँ से उसका मन नहीं भरा क्योंकि उसको तो बार बार लूट करनी थी, इसलिए 1520 से 1521 ईस्वी के बीच 1520 से 1521 ईस्वी के बीच इसने सिंध व कश्मीर पर 3 और आक्रमण किए। सिंध व कश्मीर पर इसने 3 और आक्रमण किए और यहाँ से भी बहुत सारा धन और पैसा लूट कर ये वापस चला गया।
इसी समकालीन अगर हम बात करें तो इसी समकालीन दिल्ली की गद्दी पर दिल्ली में सल्तनत में चल रहा था लोधी वंश, और लोधी वंश का रूलर था इब्राहिम लोधी, जो कि उसकी राजधानी थी आगरा, और आगरा से रूल कर रहा था। जबकि उसने अपने दिल्ली प्रांत का सूबेदार बना दिया था अपने ही चाचा आलम खान लोधी को, और पंजाब प्रांत का सूबेदार बनाया था दौलत खान लोधी को। ठीक है ना। तो जब ये बाबर यहाँ अटैक कर रहा था, सिंध और कश्मीर पर अटैक किया, तो इस अटैक की सबसे पहले पता ही किसको चलेगा? पंजाब को, पंजाब प्रांत के गवर्नर को, क्योंकि पंजाब और सिंध नजदीकी हैं, पास पास में ही हैं। जब ये बात पता चली किसको? पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी को। दौलत खान लोधी को हम सभी जानते हैं, जब हमने इब्राहिम लोधी को पढ़ा था तो ये दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी जो कि इब्राहिम लोधी का चाचा था, ये दोनों ही नाखुश थे। किससे? इब्राहिम लोधी से ये डिससैटिस्फाइड थे और ये चाहते थे कि हम स्वयं सुल्तान बन जाएं इब्राहिम लोधी को हटाकर। इसलिए इन्होंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो बाबर बार बार अटैक कर रहा है यहाँ पर, इस बाबर के सामने इन्होंने प्रस्ताव रखा। बाबर से कहा कि आप दिल्ली सल्तनत पर अटैक कीजिए, जो आप छोटा पूरा धन यहाँ से लूट रहे हो, उसकी क्या जरूरत है? डायरेक्ट दिल्ली पर अटैक करो और बहुत सारा माल लूट कर ले जाओ और इब्राहिम लोधी को खत्म कर दो। ठीक है ना। तो बाबर के पास जब ये प्रस्ताव पहुंचा, और मैंने बताया था कि जब इब्राहिम लोधी को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि राणा सांगा ने भी एक प्रस्ताव भेजा था। राणा सांगा ने भी कहा था कि अगर तुम दिल्ली सल्तनत पर अटैक करते हो तो मेरा पूरा समर्थन रहेगा तुम्हें, क्योंकि उससे पहले ही 1517 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच, जिसे घटोली का युद्ध कहते हैं, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार तो हुई थी, लेकिन राणा सांगा फिर भी उससे क्या था? गुस्सा चल रहा था, नाराज चल रहा था। 1526 ईस्वी में बाबर ने प्लान बनाया दिल्ली पर अटैक करने का, और यहीं से भारत का इतिहास ही बदल गया। और ये फेमस युद्ध है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में होगा? ये युद्ध होगा बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। किसके बीच होगा? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होगा। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी युद्ध होगा, जिसमें बाबर जीत जाएगा। और बाबर के जीतने के बहुत सारे कारण थे। तो बाबर तो महज 12,000 सैनिक लेकर ही भारत आया था, और वहीं पर इसकी जो सेना थी इब्राहिम लोधी की, वो 1 लाख के करीब थी। लेकिन बाबर के जीतने के बहुत सारे रीजन थे, जरा उन पर बात करते हैं। बाबर ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि जब मैंने भारत पर 1519 ईस्वी में बाजौर के भेरागढ़ किले पर जो अटैक किया था, उसी युद्ध में मैंने सबसे पहली बार भारत में तोपों और गोले बारूद का इस्तेमाल किया था। ठीक है। तो बाबर की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा है उसके पास जो कैनन्स थे, जो तोपें थी, उसके पास तोपें और गोले बारूद। जबकि इब्राहिम लोधी की सेना के पास ये कुछ नहीं था, क्योंकि इब्राहिम लोधी की सेना जानती ही नहीं थी तोपों और गोले बारूद के बारे में। ठीक है ना। दूसरा मैंने बताया था कि इसके 2 कुशल तोपची थे, जिनका नाम था, एक था मुस्तफा खान और एक था उस्ताद अली। ये दोनों ही बहुत ही कुशल तोपची थे, बहुत ही अच्छे तोपची थे, जिसकी वजह रहे इस युद्ध को जीतने में। इब्राहिम लोधी की सेना जरूर 1 लाख थी, लेकिन वो जीत नहीं पाई थी। उसके रीजन ही ये थे। ठीक है। ये युद्ध जो चालू होना था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की सुबह, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी की सुबह इस युद्ध को चालू होना था, लेकिन बाबर ने रणनीति कुछ और ही बना रखी थी। बाबर ने ये युद्ध आधी रात में ही चालू करवा दिया। बाबर ने आधी रात में ही अपने तोपें और गोले बारूद दागना स्टार्ट करवा दिया। अच्छा, बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा युद्ध नीति का इस्तेमाल किया था। किस युद्ध नीति का? तुलगमा युद्ध नीति का। ये युद्ध नीति होती क्या है, इसके बारे में बात तो पिछली क्लास में भी की थी, लेकिन समझ लो। अच्छा, बाबर ने जो युद्ध लड़ा, ये कहां पर लड़ा? ये पानीपत में लड़ा। कहां पर लड़ा? ये पानीपत में लड़ा। और पानीपत में यहाँ तो बह रही थी नदी, यमुना नदी। ठीक है। यहाँ पर तो नदी थी, और इस साइड बाबर ने खुदवाई एक खाई। क्या खुदवाई? खाई खुदवा दी बाबर ने, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड से प्रोटेक्टेड हो गया बाबर। इधर से भी हमला नहीं कर सकती थी कोई सेना उस पर, और इधर से भी कोई हमला नहीं कर सकती सेना।
और यहाँ पर उसने अपने सभी के सभी सैनिकों को प्लेस कर दिया, अपने सभी के सभी सैनिक यहाँ तैयार कर दिए और अपने गोलों बारूद को इस तरीके से आगे जमा लिया, ठीक है ना। हर एक 2 गाड़ियों के बीच में अपनी तोपें जमा ली और इसी युद्ध नीति को कहते हैं क्या, तुलगमा युद्ध नीति, ठीक है ना। और आधी रात में ही इसने ये तोपें और गोले बारूद दगवाना स्टार्ट कर दिए, किस पर, इब्राहिम लोदी की सेना पर। और इब्राहिम लोदी की सेना ने कभी तोपें और गोले बारूद की आवाज सुनी ही नहीं थी। वो अचंभे में पड़ गई कि ये है क्या। जब सेना ने उसकी आवाज नहीं सुनी तो उसकी सेना में जो हाथी थे वो हाथी भी एकदम से चिंगाड़ उठे और हाथी इधर उधर भागने लगे और हाथियों की भगदड़ मच जाने के कारण कुछ सेना तो उसकी उन हाथियों के दब जाने के कारण ही मारी गई। और इन्हीं सारी नीतियों के कारण, एकदम प्रशिक्षित सारी की सारी प्री प्लान नीतियों के कारण बाबर ये युद्ध जीता। और 1526 ईस्वी में इसने इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और 1526 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी, इसकी राजधानी थी आगरा। 1526 ईस्वी में भारत में स्थापना होती है मुगल वंश की, जिसकी स्थापना करेगा कौन, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो 1526 से 1530 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा। राजधानी इसकी थी आगरा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिकंदर लोदी ने अपनी राजधानी ही बनाई थी आगरा और मुगलों की प्रथम राजधानी क्या है, आगरा, ठीक है। इस युद्ध को जीतने की खुशी में बाबर ने बनवाई काबुली मस्जिद पानीपत में। कहां पर, काबुली मस्जिद जो कहां पर है, पानीपत में है। और एक बनवाया काबुली बाग, जो भी कहां पर है, पानीपत में ही है। अपने जीत की खुशी में बाबर ने पानीपत में काबुली मस्जिद और काबुली बाग का निर्माण करवाया। अच्छा, इसको सबसे अच्छी जगह जो लगती थी वो लगती थी काबुल। जो काबुल और कांधार ये जीत कर आया था पहले ही, उन काबुल और कांधार से अधिक प्रेम था, इसलिए इसने काबुल और कांधार में चांदी के सिक्के चलवाए, ठीक है। काबुल और कांधार में इसने चांदी के सिक्के चलवाए। इसने काबुल में चलवाए शाहरुख सिक्के और कांधार में इसने अपने नाम से चलवाए बाबरी सिक्के, यानी बाबरी कॉइन्स। और इतना ही नहीं, इसने काबुल की जनता में एक एक चांदी का सिक्का सबको दान में दिया, सबको भेंट के स्वरूप में दिया, सबको भेंट स्वरूप दिया इसने चांदी का एक एक सिक्का। इसलिए यहाँ की जनता ने खुश होकर इसे कलंदर की उपाधि दी, ठीक है। इसकी जनता ने इसे खुश होकर कलंदर की उपाधि दी और ये कलंदर का टाइटल इसे मिला, तो ये भी इसके नाम के साथ जुड़ जाएगा। तो अब इसका नाम क्या हो गया, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और बादशाह की उपाधि पहले मिल गई थी, इसलिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बादशाह कलंदर, ठीक है, ठीक है। कलंदर की उपाधि दी यहाँ की जनता ने, से प्रसन्न होकर। और 1526 ईस्वी में, ठीक है, अब ये कहां पर आ गया, ये आ गया है आगरा। ये आ गया है आगरा जो राजधानी है दिल्ली की, ठीक है। 1526 ईस्वी में आगरा में आकर राज करने लगा। अब बाबर 4 वर्षों तक भारत में राज करेगा, 1526 से लेकर 1530 तक। इसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा हो लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।